रखिए ये पॉकेट्स, ये स्टॉक्स रडार पे। अब चलते हैं खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन किया भी हमने, इंडसइंड बैंक। कंचन, क्या अपडेट्स हैं इस वीकेंड रिलेटेड इंडसइंड बैंक के? जी, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडसइंड बैंक काफ़ी लंबे टाइम से ही न्यूज़ में बना हुआ है। उसके बाद आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा है कि बैंक के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसको लेके मार्केट के अंदर कुछ अफवाहें थी, लेकिन इस टाइम पे अगर बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाए तो वो इस टाइम पे स्टेबल बनी हुई है। कैपिटल को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आरबीआई का कहना है। अगर Q3 की ऑडिट बुक देखा जाए तो उसमें जो रेशियोज हैं वो हमें इस टाइम पे स्टेबल साइड पे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का जो CAR है वो 16.46% पे रिकॉर्ड किया गया है, वहीं PCR 70%, और 9 मार्च तक अगर कंपनी का LCR देखा जाए तो वो है 113% का, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है 100% की। लेकिन इसके बाद आरबीआई का कहना है कि बैंक ने एक बाहरी ऑडिटर को नियुक्त किया है पूरी की पूरी चीज़ों को देखने के लिए। वहीं उनका कहना है कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो इस चीज़ को लेके खासा ध्यान ना दे, बिकॉज आरबीआई की जो इंडसइंड बैंक का पूरा मामला चल रहा है उस पर इस टाइम पे पैनी नज़र बनी हुई है। इसके साथ ही साथ NSE और BSE ने बैंक को एडिशनल सर्विलेंस मेजर लिस्ट में इस टाइम पे डाल दिया है। इसके बाद जो एक्सचेंजेस है वो इस टाइम पे इंडसइंड बैंक के अंदर इस कड़ी निगरानी रखने वाले हैं, और अब ट्रेडर्स को 100% मार्जिन भी देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। आरबीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन डिपॉजिटर्स को कंफर्ट देने के लिए कि पर्याप्त लिक्विडिटी है बैंक में, डिपॉजिटर्स पैनिक ना करें। पर स्टॉक बहुत वोलेटाइल, इसीलिए सेबी और एक्सचेंजेस ने मिलकर फैसला करा है कि इसे एडिशनल सर्विलेंस मेजर के अंदर डाल दिया जाए। अब आपको 100% मार्जिन देने पड़ेंगे, प्लेज नहीं कर पाएंगे इंडसइंड बैंक का शेयर। थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ती हुई। वीकेंड में बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे। तो दिक्कतें तो अभी हैं, लिंगर ऑन कर रही हैं। अनसर्टेनिटी है कि फाइनली वो थर्ड पार्टी जो जांच हो रही है बुक्स की, उसका आउटकम मंथ एंड तक क्या आएगा। तो इंडसइंड बैंक तो देखते हैं कैसे बिहेव करेगा, लेकिन इसका पैसा वाकई पिछले हफ्ते देखा था हमने, इससे निकला तो कुछ बैंक की तरफ मूव करा। बैती साहब ने ICICI बैंक चुना, बात सही है, चला। उसके बाद थर्सडे को कंसोलिडेट करा और शायद आज फिर चल रहा होगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन बैती साहब, कोटक का चार्ट टटोला था क्या इस बीच? जी आशीष जी, कोटक का भी चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। और जिस हिसाब से कोटक 1985 के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड किया है 1980 के ऊपर, वो इम्प्रेसिव था थर्सडे के सेशन में। और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये 2030 तक के मूव दिखाने के लिए, 2030 तक के। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है, लेकिन जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1960 का कैसे मेंटेन करें। बैंकिंग स्पेस को रडार पे रखिए, इंडसइंड बैंक को रडार पे। इस पे व्यू नहीं लेते, इसको खुलने देते हैं, देखते हैं किस तरह का बिहेवियर हो रहा होगा। उसके बाद पैनल से रिविजिट करेंगे इंडसइंड बैंक का काउंट। इस समय तो अवॉइड ही है, हमने अपफ्रंट चर्चा कर भी ली है। दूसरा दिग्गज गाबसर भारती एयरटेल का चार्ट आप खोलना, आता हूं आपके पास। श्रेया, इस पर रिपोर्ट आई है। गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, भारतीय एयरटेल हम लगातार चर्चा भी करते रहते हैं और ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश है। मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की कॉल। और टारगेट प्राइस की बात करें तो 1800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो 1632 के करीब था, वहाँ से 10% का अपसाइड पोटेंशियल मैक्वेरी को भारतीय एयरटेल में नजर आ रहा है। ट्रिगर्स क्या है तो देखिए, इंडस टावर को अब सब्सिडरी का दर्जा मिल गया है। पहले ये अकाउंटिंग में एज ए एसोसिएट के तौर पे इसको देखा जाता था, एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही आप देखें तो फर्म ने एबिटा का अनुमान भी बढ़ाया है, और आंकड़े अगर मैं बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में $6.8 एबिटा से बढ़ाकर फाइनेंशियल 2028 में कर दिया गया है $9 बिलियन। इसके अलावा आप देखें तो कुछ और पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। एक तो टैरिफ हाइक, साथ ही डिविडेंड पे आउट जैसे ट्रिगर्स कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 28 के लिए आरपू में भी बढ़ोतरी संभव है, 10% का ये आंकड़ा रखा गया है। और मार्जिन की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2025 और 28 में 200 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आउट परफॉर्म की कॉल आउट परफॉर्म की कॉल है भारतीय एयरटेल की। आई थिंक इवन इंडस टावर पे भी नज़र रखें, और ये बात हमने कई बार पहले भी की थी कि एक बार जब वो 51% क्रॉस हो जाएगा तो ये दोनों स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव होगा कि वापस एक सब्सिडी बन जाएगी यहाँ पर। मयूरेश, भारतीय एयरटेल क्या भी होगा आपका स्टॉक पर? नहीं अनुज जी, इनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो स्टारलिंक के साथ की न्यूज़ है वो सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, बट इकोनॉमिकली कितना फर्क पड़ेगा ये अगले कुछ दिनों या हफ्तों में देखना पड़ेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन टैरिफ किस हिसाब से आता है, किस हिसाब से ये अनसर्व्ड एरियाज में
प्लान्स लेके आते हैं, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस। और इसलिए आई थिंक बिकॉज ऑफ आर आरपूज बीइंग वन ऑफ द लोएस्ट इन द ग्लोब, बोथ मोबाइल आरपूज एज वेल एज एंटरप्राइज आरपूज, प्राइसिंग कैसे रख पाते हैं, आई थिंक ये देखना बहुत लाजमी होगा। ये नहीं बोलना चाहिए कि जो इक्विपमेंट कॉस्ट है स्टारलिंक की, अगर वो बेयर मिनिमम पे भी आए तो भी आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो आरपू इंक्रीजेस कोर बिजनेस में हो रहे हैं, राइट डायरेक्शन में है। और भी आरपू इंक्रीजेस हो सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों में, और इसलिए आई थिंक जो एक ऑपरेटिंग लेवरेज का तड़का है ये स्टॉक में बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ देयर केपेक्स इज ऑलरेडी डन, और जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द कैपिटलाइजेशन बैलेंस शीट पे आ चुका है, विच मीन्स जैसे आरपू इंक्रीजेस होंगे मार्जिन और बॉटम लाइन पे ग्रोथ ठीक ठाक दिखेगी, विच शुड बी बेटर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। चिड़ियाओं के चहकने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है आपके पीछे। कहाँ हो, मुंबई में हो कि पेन में हो? नहीं, बिल्कुल मुंबई में हो सर। ये तो पिछले कुछ दिन पहले गावसर का वो था, ऐसा लगता था एकदम बढ़िया जगह पे बैठे हैं, खूब चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। कौवों के आवाज आती थी। कौवे थे क्या गावसर? सर कौवे ही आते हैं आपके इलाके में क्या? नहीं, कौवे नहीं। कभी कभी यहाँ पर एक हमारे पास बरगद का पेड़ है, तो उधर कभी कभी बहुत अच्छे कोयल आती है, बिल्कुल। लेकिन आजकल मिल नहीं रही, आवाज नहीं सुनने को आ रहा है। लक्की है तो कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ बहुत है तो यहाँ पर बर्ड्स काफी आते हैं, लेकिन कौवे भी आते हैं कभी कभी। यस, गावसर, भारतीय एयरटेल का चार्ट देखा इतनी देर में आपने? बिल्कुल। देखिए, भारतीय एल का चार्ट जो है बेसिकली बहुत बढ़िया है। 7 महीने से एक कंसोलिडेशन है, तो बाय मोड पर तो है, लेकिन एक ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर शायद आपने जो बताया उससे हो जाए, लेकिन जो प्राइस ट्रिगर है वो 1680 का है। जब इसके ऊपर चला जाएगा तो एक बाय सिग्नल जनरेट होगा इन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। फिलहाल डिप्स बायबल हो 1600 1550 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो बाय मोड पर तो है, लेकिन बाय के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1680 मेरे ख्याल से पार करना जरूरी है। ट्रिगर की जरूरत है, देखते हैं ब्रोकर जो ट्रिगर प्रोवाइड कर पाती है नहीं। कई सारे आईटी स्टॉक्स रडार पे, कंचन से जान लेते हैं कौन कौन से और क्यों। कंचन, अपडेट्स क्या है? जी, शुरुआत करते हैं इन्फोसिस के साथ। बेसिकली जो इन्फोसिस की सब्सिडरी कंपनी है मैकामिश सिस्टम, उसका यूएस कोर्ट में जो मामला है वो सेटल हो गया है। ये पूरा का पूरा मामला नवंबर 2023 में साइबर सिक्योरिटी को लेके था, और इस मामले के तहत कंपनी जो है वो $17.5 मिलियन का इस टाइम पे भुगतान करती हुई नजर आएगी। विप्रो को रखिएगा रडार पे, बिकॉज कंपनी जो है वो अपने ग्लोबल बिजनेस के रीस्ट्रक्चरिंग का कंपनी ने ऐलान कर दिया है, और रीस्ट्रक्चरिंग के मुताबिक अपने ग्लोबल बिजनेस को 4 डिफरेंट डोमेन कंपनी बांटने वाली है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके तहत कंपनी एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके काफी ज्यादा फोकस्ड है। टीसीएस, बिकॉज यहाँ पे सुदीप कुन्नूमल ने एज अ सीएचआरओ के पद से नियुक्त कर दिया गया है। केपीआईटी टेक को रखिएगा रडार पे, बिकॉज क्वारिक्स जीएमबीएच में कंपनी करीबन $10 मिलियन का निवेश करने वाली है, और इसका जो निवेश है वो क्वालकॉम वेंचर्स के थ्रू होने वाला है। केपीआईटी टेक और बेसिकली ZFAG का जो जॉइंट वेंचर है वो है क्वारिक्स जीएमबीएच, और दोनों कंपनियों की जो क्वारिक्स में है वो करीब 50% की हिस्सेदारी है। तो ये 4 कंपनी है जो रडार पे रखनी है। 50-50 का जेवी था, पहले इसकी 100% सब्सिडरी थी, फिर उसमें ZF आया, 50-50 का जेवी बना, अब तीसरा पार्टनर जोड़ा है क्वालकॉम, जो एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर होगा। तो इंटरेस्टिंग है अपडेट्स। केपीआईटी को रडार पर रखिएगा। इन्फोसिस ने ये भी कह दिया है भाई नतीजों का सीजन हम भी शुरू कर देंगे, 17 अप्रैल को Q4 के नतीजे घोषित करने जा रहा है। खैर मानस, आईटी पेन में रहा है, और ऑफ लेट तो अच्छा खासा दबाव था, मूड बिगड़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते यूएस में रिसेशन वो बज़वर्ड बन गया था। अब इन्फी कैसा प्लेस नजर आता है? कुछ रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा या मुश्किल है? तो देखिए आशीष जी, अभी तक तो कोई भी साइन चार्ट्स पे नहीं दिख रहा है, और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी अभी भी वीक लग रहा है, कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। मेरे ख्याल से अभी इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। हो सकता है कि 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 1530 के आसपास है इन्फी के लिए, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए उछाल पे अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी के लिए कम से कम 1700 रुपए के ऊपर स्टॉक को सस्टेन होना जरूरी है। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी यहाँ पर एक एग्रेसिव लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना चाहिए। 1700 के ऊपर कन्विक्शन वाला मामला तो अभी दूर है, और कोई रिस्पाइट ना आईटी इंडेक्स में ना इन्फोसिस में फिलहाल चार्ट्स में नजर आता है। देखते हैं आज किस तरह से बिहेव करते हैं स्टॉक्स। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार रडार पे क्यों श्रेया?
ठीक है सर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है पॉलिसी बाजार पे अंडर वेट हैं वो फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, और उन्होंने टारगेट प्राइस नीचे का कर दिया है 1130 रुपये प्रति शेयर। क्या पसंद नहीं आ रहा है मॉर्गन स्टैनली को? तो एक मैनेजमेंट की कमेंट्री इतनी स्ट्रांग लग नहीं रही उनका मैनेजमेंट का मानना है कि पीबी हेल्थ केयर और कंज्यूमर एक्सपीरियंस पर फर्म जो है वो ध्यान देगी। साथ ही मैनेजमेंट ने ये माना है कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रीमियम में जो नरमी आई है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए नेगेटिव ट्रिगर है। और हालांकि कंपनी 30% प्रीमियम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है अगले 5 साल के लिए, लेकिन फिर भी अंडरवेट की कॉल और टारगेट प्राइस 1130 रुपये प्रति शेयर का रखा है। ओके, पीबी फिनटेक यहाँ पर मानस, ये स्टॉक पिछले 3 साल में मैसिव आउट परफॉर्मर था। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनियां भली ना चली हों, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी चला था। अब जिस तरीके की करेक्शन आई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? चार्टिकली स्टॉक कैसा लग रहा है? ये देखिए 3 साल का चार्ट, अभी भी काफ़ी शानदार गेंस हैं, लेकिन हाई से ज़बरदस्त करेक्ट हुआ है। 2200 वाला स्टॉक 1300 पर आ गया है। देखिए, करेक्शन मोड में है। करीब 3 मंथ से हम गिरावट देख रहे हैं, करेक्शन देख रहे हैं, और अभी भी कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर हम एक लेवल की बात करें तो वो मेरे ख्याल से 1210-1220 की रेंज में आता है, जहां पर स्टॉक में एक सपोर्ट दिखता जरूर है। लेकिन मेरे ख्याल से 1200 पे आए या 1210 पे आए तो भी खरीदारी ना करें जब तक कोई रिवर्सल के साइन ना मिले। तो एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल लेते, जिसकी वैल्यू अभी के लिए 1500 रुपए के आसपास है। तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, उछाल पे निकलने की कोशिश करें और 1500 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करें। हाँ, बैती साहब, जेएमआर एयरपोर्ट्स का चार्ट रेडी रखिएगा, आता हूं आपके पास। कंचन, ये स्पाइस और जेएमआर रिलेटेड अपडेट्स क्या हैं? जी, शुरुआत करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स में। यहाँ पे फरवरी के कंपनी के अपडेट्स आते हुए नजर आए हैं। अगर पैसेंजर ट्रैफिक की बात करी जाए तो हमें Y&Y बेसिस पे यहाँ पे 13% का अपसाइड देखने को मिला है, और ये 1.10 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। वही अगर डोमेस्टिक ट्रैफिक देखा जाए तो यहाँ पे भी 13% की बढ़त देखने को मिली है। इंटरनेशनल ट्रैफिक भी करीब 13% यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर टोटल एयरक्राफ्ट मूवमेंट की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे हमें साल दर साल 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा स्पाइसजेट, बिकॉज यहाँ पे जो इनके प्रमोटर है अजय सिंह, उन्होंने करीबन 1.15 शेयर की ब्लॉक डील की है, यानी कि ब्लॉक डील के जरिए इतने शेयर्स को बेचा गया है। अगर फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो वो है करीबन 45 रुपीज पर शेयर। और दिसंबर 2024 तक अजय सिंह की इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 29% की हिस्सेदारी थी, और जो जनवरी में कंपनी का मार्केट शेयर है वो देखा जाए तो वो 2.4% का ही रह गया है। स्पाइसजेट तो ठीक है, छोड़ दीजिए, प्रेशर में रहेगा शायद, क्योंकि प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं। बैती साहब, आप तो जीएमआर एयरपोर्ट्स का चार्ट बताओ, ये भी पेन में है। अपडेट्स अच्छे हैं मंथली, और उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं रहता। वैसे कैसा है चार्ट्स पे? जी आशीष जी, देखिए चार्ट्स जरूर पेन में है, लेकिन एक नीचे के लेवल से जो 68 का जोन था वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। लेकिन कंसर्न ये है कि 75 जो है कॉल राइटर का जोन है, और काफी मैसिव कॉल राइटिंग हो रखी है, तो इसे कॉल के थ्रू ही खरीदने की सलाह है। 75 का जो कॉल है 1.5 रुपए के करीब क्लोज हुआ था थर्सडे को, तो उन्हीं लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो सिर्फ 1 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे, और ऊपर 2.5 रुपए और 3 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। कंचन, कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स रडार पे कौन कौन से? जी, शुरुआत करते हैं जाइडस लाइफ साइंस के साथ। जाइडस लाइफ साइंस, एल्केम लेबोरेटरीज और साथ ही साथ शिल्पा मेडिकेयर को आपको रडार पे रखना है, बिकॉज इन तीनों की ही यूनिट्स में जो यूएस एफडीए है उन्होंने 0 ऑब्जर्वेशन दिया था, और तीनों ही यूनिट्स के अंदर, मतलब तीनों अलग अलग कंपनी की यूनिट के अंदर 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक पूरी की पूरी इंस्पेक्शन की गई थी। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज आपको रडार पे रखना है, बिकॉज अमेरिका में लेवोरेक्टिम इंजेक्शन को रिकॉल किया गया है। बेसिकली इन्फ्यूजन बैग में जो लेबलिंग है वो गलत की गई थी, उसके चलते ये पूरा का पूरा मामला दर्ज किया गया था। और जो ये दवाई है वो बेसिकली मिर्गी के इलाज के लिए यूज होती है। ये सब फार्मास्यूटिकल स्टॉक से रडार पे। बचे हुए जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ है आप आइडेंटिफाई करके रखिएगा। आता हूँ आपके पास। श्रेया, पॉलीकैप पे क्या रिपोर्ट है? जी सर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है पॉलीकैप पे, और ओवरवेट है। उन्होंने टारगेट प्राइस दे दिया है 7,395 रुपये प्रति शेयर, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 5,000 के आसपास था, वहाँ से 48% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है पॉलीकैप में। क्या अच्छा लग रहा है फर्म को? तो देखिए, अभी हाल ही में कंपनी ने BSNL के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, और ये बिहार टेलीकॉम सर्कल के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है, और भारत नेट के लिए BSNL के साथ
3,000 करोड़ का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगले 3 साल में एग्जीक्यूट होगा और अगले 10 साल में इसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। और मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी ने 50,000 के टेंडर में भी हिस्सा लिया है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है फिलहाल कंपनी के लिए। ओवरवेट है मॉर्गन स्टैनली। कंचन, काम के और स्टॉक्स न्यूज कौन से, कोई मिस ना हो जाए इंपॉर्टेंट। जी, शुरुआत करते हैं पारगिड के साथ। बेसिकली 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में कंपनी ने 341 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है, जिसके तहत रातले में 219 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और कीरू में 177 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। जुलाई 2026 में हो सकता है कि हमें प्रोजेक्ट कमीशन होता हुआ दिखाई दे। केईसी इंटरनेशनल, बिकॉज कंपनी को कई सारे सेगमेंट से 1267 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। अगर 2025 में कंपनी की अब तक की ऑर्डर बुक देखी जाए तो वो करीब 23,300 करोड़ की हो गई है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, बिकॉज बेंगलुरु में एटर्निया नाम से कंपनी ने एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके बाद कंपनी का मानना है कि एटर्निया प्रोजेक्ट से उनकी जो आय है वो हमें देखने को मिलेगी 2,700 करोड़ की। इसके साथ ही साथ इन्होंने बेंगलुरु के अंदर ही एक जेवी में इबोनी प्रीमियम का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इससे अगर कंपनी की आय देखी जाए तो कंपनी मान रही है कि 380 करोड़ तक की आय हमें देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र सीमलेस, बिकॉज सीमलेस पाइप सप्लाईज के लिए कंपनी को 298 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। बेसिकली ये ऑर्डर ऑयल एंड गैस सेक्टर की सप्लाई में काम आएगा। वोल्टास आपको रडार पे रखना है, बिकॉज केवी श्रीधर को सीएफओ बनाया है और जो कि इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। एनएमडीसी, बिकॉज 17 मार्च यानी कि आज बोर्ड इंटरिम डिविडेंड पे ऐलान विचार करने वाला है। ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी 7 मार्च से लेकर 19 मार्च तक। आईआरएफसी, बिकॉज अगेन बोर्ड 17 मार्च को दूसरे इंटरिम डिविडेंड पे ऐलान पे एक विचार कर सकता है। मुथूट फाइनेंस, जो कंपनी का गोल्ड लोन एयूएम है उसने करीब 1 लाख करोड़ का जो माइलस्टोन है उसको पार कर लिया है। ओला इलेक्ट्रिक आज आपको रडार पे रखना होगा। सब्सिडी पर इंसॉल्वेंसी का दावा है, कंपनी ने डिस्प्यूट और लीगल एडवाइस मांगी है। तेजस नेटवर्क, बिकॉज 124 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है पीएलआई स्कीम के तहत। ओबरॉय रियलिटी, बिकॉज बोरीवली ईस्ट मुंबई में स्काई सिटी मॉल का सॉफ्ट लॉन्च कंपनी करने वाली है। पतंजलि आज आपको रडार पे रखना है, बिकॉज पतंजलि अब इंश्योरेंस में एंट्री करने वाली है। मैग्मा का जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी खरीदने वाली है। पतंजलि और डीएस ग्रुप करीबन 4,500 करोड़ में ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो एक्वायर करने वाली है। इसके बाद पतंजलि की इसके अंदर जो होल्डिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 98% की। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे और साथ में एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज शेयर क्या ब्रोकरेज है। सर, डिक्सन पे गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे देखिए सेल की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस कट कर दिया है, 10,500 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। डिक्सन पे क्या पसंद नहीं आ रहा है फर्म को, तो उनका मानना है कि मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट को लेकर कंपनी तो अग्रसर है, अच्छे से काम कर रही है। इनफैक्ट आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 और 28 में डिस्प्ले मॉड्यूल्स, कैमरा मॉड्यूल्स और प्रिसीजन कंपोनेंट्स के जरिए काम करेगी। हालांकि कंपनी का ये मानना है कि वैल्यू एडिशन जो करेगी इस सेगमेंट को लेकर और उससे जो मार्जिन में बढ़ोतरी संभव है वो निल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल सेगमेंट के लिए पीएलआई बेनिफिट में लॉस होगा, तो वो नेट लॉस हो जाएगा और कंपनी के पास अभी कुछ सरप्राइज करने के लिए कोई ट्रिगर नहीं है, इसलिए सेल की कॉल फिलहाल। ठीक बात है। चलिए इस नोट पर हमने सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, वैसे सूला विनयार्ड्स को भी रडार पर रखिएगा। आज एफटीए है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड चाहता है कि हमारी वाइन सस्ते में इंडिया आ जाए। बुरी खबर नहीं है कंज्यूमर के लिए, लेकिन इनके लिए सरदर्द बढ़ेगा भैया अगर ये एफटीए वाकई हो गया तो। ब्रेक का समय, मुनाफे की तैयारी को समेट रहे हैं। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आज का पहला सौदा।